कि धर्म के नाम पे मंदिर का तो विकास हुआ, लेकिन इतना है कि केवल धार्मिक विकास हुआ, व्यवसायिक विकास नहीं हुआ। व्यवसाय सब बंद उसके कगारी पे हो गए, यूथ बर्बाद हो गया, छोटे मोटे व्यापारी सब खत्म हो गए। चाट पकौड़ी फुल्की बिक रहा है और डोसा बिक रहा है, बाकी अपना यहाँ का पूरा व्यवसाय चौपट हो गया। डेवलपमेंट के नाम पे आपको बता दें तो 10 साल में गंगा पे एक ब्रिज नहीं हुआ। हाँ, लाइट बत्ती लगा के पूरा डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे, क्योटो के नाम पे, अपना क्योटो के नाम पे आप घूमिए, क्या क्योटो ऐसे ही होता है? स्मार्ट सिटी 100 वाट का ये बनारस है, जो है इनर रिंग रोड हमारी, बाबतपुर से भदोही का रोड हमारा, कैंट से लेकर के मोहन सराय तक का रोड हमारा 4 लेन, कछवा कपसिटी 4 लेन हमारा, आपके नरिया से लेकर के चुनार और अदलपुरा होते हुए सब 4 लेन हमारा। बाकी तो अब क्या हम कहें, आ जाए तो फिर क्या मजा आ जाए, तभी तो पता चलेगा। हम तो आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करते हैं, आप जैसे एक बार आए थे फिर आइए आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन करके, और देखिए सुरेंद्र पटेल, सरदार पटेल का जो वारिस है, कैसे हम लोग आपको चुनाव लड़ाते हैं। वो समय आएगा, आप केजरीवाल जी आए, चुनाव लड़े, चले गए। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। टीम पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा बनारस है और हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बनारस की लोकसभा सीट के प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद सीटों का बंटवारा हुआ तो सीट कांग्रेस के खेमे में गई है। लेकिन सर से समझेंगे कि बनारस की इस लोकसभा सीट का जो समीकरण है वो क्या है और क्या मुद्दे हैं। जैसे एक बड़ा सवाल उठता है कि बनारस की लोकसभा सीट जो पटेल बहुल्य है, यहाँ पर कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दल से गठबंधन किया था। इस बार का अगर समीकरण देखें तो प्रधानमंत्री को पिछली बार से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है या कुछ वोट परसेंटेज गिरेगा? गठबंधन का क्या असर दिख रहा है बनारस में? अब गठबंधन का असर तो देखिए, ये देवों की देव महादेव की नगरी है और पटेल बाहुल्य ये कांचनसी भी है। इसमें लगभग 3.5 लाख पटेल हैं पूरे लोकसभा में, और आपके 3.5 लाख मुसलमान भी हैं, और बाकी अपना 1 लाख यादव है, बाकी और सभी लोग हैं, वैसे सभी लोग हैं। तो ये तो अगर समाजवादी पार्टी से जब हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ था तो हमारा दोनों विधानसभा है, आपके सेवापुरी और रोहनिया, जिसमें मैं दोनों में 80-80 हजार वोट पाया हूँ, उत्तरी दक्षिणी कैंट छोड़ करके। तो अगर हम लोग लड़ते तो लड़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीत जाता, लेकिन जो अच्छा लड़ता है वो बहुत कुछ कर देता है, तो लड़ाई बहुत शानदार होती। और 10 साल बनाम जो है लड़ाई होती कि 10 साल में क्या हुआ इस बनारस में, गंगा में कितने पुल बने, नौजवानों को कितनी नौकरी मिली, किसानों की आमदनी कितना दूना हुआ, बेरोजगारी कितनी दूर हुई, महंगाई कितना कम हुआ, ये सब मुद्दों पे लड़ाई होती। 10 साल बनाम मुद्दा। सवाल एक ये भी उठता है कि बनारस देश में धर्म की धुरी है और प्रधानमंत्री मोदी बड़ा धार्मिक आवरण भी है उनका, कपड़े भी वैसे पहनते हैं, बातें भी वैसी करते हैं। क्या बनारस में सच में धर्म के नाम पर कुछ बेहतर विकास हुआ है? क्या मंदिर बेहतर किए गए हैं या जो लोग धर्म से जुड़े हैं, साधु हैं, महंत हैं, उनके लिए कुछ नया किया गया है? बनारस के लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज से? नहीं, इतना तो जरूर है कि धर्म के नाम पे मंदिर का तो विकास हुआ, लेकिन इतना है कि केवल धार्मिक विकास हुआ, व्यवसायिक विकास नहीं हुआ। व्यवसाय सब बंद उसके कगारी पे हो गए, यूथ बर्बाद हो गया, छोटे मोटे व्यापारी सब खत्म हो गए। चाट पकौड़ी फुल्की बिक रहा है और डोसा बिक रहा है, बाकी अपना यहाँ का पूरा व्यवसाय चौपट हो गया और नौजवान बिल्कुल सड़क पे आ गया। पंडा पुजारी जो है वो भी अपना बस टीका चंदन लगा के अपना किसी तरीके से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। धर्म का व्यापार हो गया, प्रसाद से लेके
यात्रा तक सबका बिक्री होने लगा। तो इतना हुआ कि धार्मिक विकास हुआ, तो उस धार्मिक विकास में व्यापारिक विकास नजर आने लगा। धर्म का व्यवसायीकरण हो गया और उस व्यवसायीकरण में अपना भाई लोग आते हैं, अपना घूमते फिरते हैं और चाट फुल्की खा के बाकी सब चले जाते हैं, क्योंकि देश में ऐसी आर्थिक मंदी है, कोई काम नहीं है देश में, नौजवानों के हाथ में कोई काम नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान इतना परेशान है। तो अब आदमी के पास कोई काम नहीं है तो सोचता है चलो भाई गठरी मठरी बांधो, भोलेनाथ का दर्शन करके आओ, शायद कुछ भला हो जाए। तो इसी आशा में आता है, भोलेनाथ का दर्शन करके जाता है। अब भला कब होगा ये तो भोलेनाथ के ऊपर है। अब बाकी जो काशी के भोलेनाथ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो हैं। अब बनारस के यूथ का भला कब होगा, बनारस के किसानों के आमदनी दूनी कब होगी, बनारस का व्यवसायी कैसे सुखी होगा, बनारस की शिक्षा दीक्षा का विस्तार कैसे होगा, बनारस का व्यापार कैसे बढ़ेगा, इस पे कोई काम नहीं हुआ 10 साल में। डेवलपमेंट के नाम पे आपको बता दें तो 10 साल में गंगा पे एक ब्रिज नहीं हुआ। हाँ, लाइट बत्ती लगा के पूरा डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे, क्योटो के नाम पे, अपना क्योटो के नाम पे आप घूमिए, क्या क्योटो ऐसे ही होता है? स्मार्ट सिटी 100 वार्ड का ये बनारस है, एक भी वार्ड इसमें आपको स्मार्ट नहीं नजर आएगा। मैं 5 साल यहाँ का पीडब्ल्यूडी इरिगेशन मिनिस्टर था। मैंने 5 साल के अंदर गंगा में 4 ब्रिज बनाए, 90% मैंने बना दिया और 10% रह गया। सरकार हमारी चली गई तो उसको फीता काट करके उसको अपना डेवलपमेंट दिखाया गया। वर्णा कॉरिडोर हमारा, बीएचयू के चारों तरफ जो है इनर रिंग रोड हमारी, बाबतपुर से भदोही का रोड हमारा, कैंट से लेकर के मोहन सराय तक का रोड हमारा 4 लेन, कछवा कपसेठी 4 लेन हमारा, आपके नरिया से लेकर के चुनार और अदलपुरा होते हुए सब 4 लेन हमारा। बाकी तो अब क्या हम कहें। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया ज्ञान वापी का, जो यहाँ पर बनारस में, उसको कैसे देखते हैं? वो उसको चुनाव के समय में इस तरीके के मुद्दे बार बार आते हैं, क्यों ऐसा होता है? अब ये तो बीजेपी का जो चुनावी मुद्दा है वो धार्मिक है। तो जब भी बीजेपी चुनाव के मैदान में आती है तो धार्मिक मुद्दे उठाती है। हाँ, उसको रोजी रोटी से मतलब नहीं, उसको व्यवसाय से मतलब नहीं, उसको बस धर्म से मतलब है। धर्म तो जरूरी है, भगवान तो राम सभी के न है, भगवान राम किसी के वो धरोहर थोड़ी है। और भगवान राम आप भी जानते हैं, भगवान राम मनुष्यों के बीच में जब आए थे, अवतार लिए थे, तो उनका दशरथ के घर जब पैदा हुए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नाम हुआ। पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादित राम हुए वो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सभी मर्यादाओं से आच्छादित, पुरुषों में सबसे उत्तम और राम। तो उस तरीके का राम राज्य चाहिए, तब न धर्म का अर्थ है। जब सबरी का जूठा बहर भगवान खाए और सबरी को ये ज्ञान नहीं था कि हम जूठा खिला रहे हैं कि भगवान जूठा खा रहे हैं, इसे राम राज्य कहते हैं। अब इसे राम राज थोड़ी कहते हैं कि मैं पब्लिक का लीडर 5 बार कपड़ा बदलूं और लोग सड़क पे सोने को मजबूर रहें, 2 वक्त का भोजन नसीब न हो, मुफ्त का राशन मिले, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। अब एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जो 140 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिलेगा। अब 40 से 80 तो हुआ 10 साल के अंदर, आप भी उसी में हैं। अब पता नहीं आप लेते हैं कि नहीं लेते, मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ा तगड़ा डेवलपमेंट हुआ, 40 से 80 और 80 से अब सीधे 140। एक और सवाल, गंगा का नाम लेके प्रधानमंत्री मोदी बनारस आए थे कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। 10 साल में गंगा कितनी साफ हुई है? अगर ग्राफ देखा जाए, क्या लगता है कुछ काम हुआ गंगा की सफाई में? गंगा की सफाई में गंगा के नाम पे पूरा बजट खा गए लोग।
ये एनजीटी से आप पूछिए ना, एनजीटी तो इतना क्वेश्चन की है। गंगा की सफाई के नाम पे गंगा में नहर खुदवा करके पूरा 8 करोड़ रुपया खत्म। गंगा के नाम पे केवल धनार्जन का लूट हुआ। गंगा और मैली हो गई काशी में, सारे नाले अभी तक उसमें जा रहे हैं। आप यहाँ आए हैं बनारस, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप जरा वहाँ 80 नाले पे खड़े हो जाइएगा, 80 नदी है वो, और वहाँ खड़े हो जाइएगा, 5 मिनट आप खड़े हो जाएंगे, अपने आप आपको पता लग जाएगा 80 नाला पूरा गंगा में जा रहा है। वरुणा का पूरा सब नाला गंगा में जा रहा है, और गंगा मैली हो गई। ये है गंगा के निर्मलीकरण का, गंगा के सफाई का। और गंगा जब तक अविरल नहीं होंगी तब तक तो निर्मलता की बात करना नाइंसाफी है। अगर सरकार शुद्ध मन से चाहती है तो गंगा को पहले अविरल करे। गंगा को अविरल कर दे, अपने आप गंगा निर्मल हो जाएंगी। बिना अविरलता के निर्मलता की बात करना नाइंसाफी है। या तो एसटीपी बनाइए, छोटे छोटे एसटीपी बनाइए, वो भी आप नहीं करेंगे। और खाली भाषण देके गंगा ने बुलाया है, मैं आया हूँ, और नाला सब गंगा में जाएगा, गंगा अपने आप साफ हो जाएंगी, ऐसे होगा क्या? ऐसे थोड़ी होगा। अरविंद केजरीवाल एक और बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे और उनको बड़ा वोट मिला था। इस बार फिर से ये बात तेज हो रही है कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो हो सकता है केजरीवाल इस सीट से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल? आ जाए तो फिर क्या मजा आ जाए, तभी तो पता चलेगा। हम तो आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करते हैं इंडिया के नाते, और अरविंद केजरीवाल जी को कहेंगे कि चुनाव में हार जीत नहीं देखा जाता है। आप जैसे एक बार आए थे, फिर आइए आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन करके, और देखिए सुरेंद्र पटेल, सरदार पटेल का जो वारिस है, कैसे हम लोग आपको चुनाव लड़ाते हैं। वो समय आएगा। आप केजरीवाल जी आए, चुनाव लड़े, चले गए, फिर अइबे नहीं किए। अब आएंगे तो इंडिया गठबंधन की ताकत लेकर के आएंगे, समाजवादी पार्टी की ताकत लेकर के आएंगे, कांग्रेस की ताकत लेकर के आएंगे। अकेले केजरीवाल जी लड़े थे, अब अगर लड़ेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी 10 साल का हो जाएगा अपने आप। मेरा तो निवेदन है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होना चाहिए वाराणसी से। ये मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी तो भाई अब इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय अखिलेश जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, वो लोग डिसाइड करें। भाई एक चीज और है, ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ एक तो ऐसा सशक्त प्रत्याशी लड़ाइए, संयुक्त और सशक्त, ताकि टक्कर हो ना झूठ और सच के खिलाफ। तब झूठ और सच के खिलाफ टक्कर हो। 4 साल, ये 10 साल पहले आए थे तो इन्होंने क्या कहा था कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, हम आएंगे तो देश विदेश से 100 दिन के अंदर नेताओं का काला धन लाएंगे, और हर मतदाता को लाखों लाख रुपया थमाएंगे। अब इसमें से तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हम लोग पहले 350 का सिलेंडर खरीदते थे, ये नहीं थे तो। अब तो आप भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, अब आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। तो अब क्या कहा जाए। अब चुनाव आ गया, 2 रुपया लीटर पेट्रोल कम हो गया, चुनाव आ गया 200 रुपया सिलेंडर कम हो गया। 10 साल जो खून चूस लिए उसका क्या होगा भैया, महंगाई के नाम पर? हैं? ऐसे थोड़ी बेवकूफ बनाया जाता है किसी को। और पॉलिटिशियन को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि किसी भी दल पार्टी का कोई पॉलिटिशियन अगर जनता से झूठ बोले तो लोकतंत्र को ताकत दिखा करके उस पॉलिटिशियन की जमानत जब्त करानी चाहिए, चाहे वो किसी दल पार्टी का क्यों न हो। ये सुरेंद्र पटेल का व्यक्तिगत मान है।
चाहे किसी पार्टी का हो। अगर वो जनप्रतिनिधि बनने के पहले झूठ बोलता है और झूठ का इस्तेमाल 10 साल अपने प्रतिनिधित्व काल में करता है, तो जब भी लोकतंत्र का पर्व आवे तो ऐसे व्यक्ति की जमानत जब्त करानी चाहिए और लोकतंत्र की ताकत दिखानी चाहिए। तो ये थे सुरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने बताया कि बनारस के मुद्दे क्या हैं और प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट पर की असली सच्चाई क्या है। उसके साथ एक मांग और भी दोहराई कि अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां प्रत्याशी होते हैं तो लड़ाई थोड़ा कांटे की होगी, मामला मजेदार होगा। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको इस चुनाव यात्रा की लगातार मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।